हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जो 2025 का पेपर है आपका गणित का सेट नंबर 1, ये लिखा हुआ 822 बीवी। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में ध्यान से पहले नोट को पढ़ते हैं। आप इसमें जो है आपको क्वेश्चन पेपर करने से पहले 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और जो निर्देश हैं आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में जो ए खंड होता है और ब 2 खंड हैं। ए वाले में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 1 से 20 तक, जो आपको ओएमआर शीट में उनके आंसर देने हैं नीले या काले बॉल पेन से। ठीक है, गोला भरना है उनका। ठीक है, उसके ये ओएमआर उत्तर पुस्तिक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे ना तो उसे काटेंगे और ना ही उस पर वाइटनर लगाएंगे, ना ही उसे काट कर दूसरा गोला भरेंगे। जो आपका गोला भरा गया है सिर्फ उसी रहने देंगे, या तो वो या सही हो या गलत हो। अगर आपने उस पर काट दिया, दूसरा गोला भर दिया, ठीक है, या वाइटनर लगा दिया, तो वो फिर वो चेक नहीं होगा, क्योंकि ओएमआर शीट जो आपकी है कंप्यूटर द्वारा चेक होती है। ठीक है, और जो खंड ब है आपका, तो खंड ब में आपके 50 अंक के जो क्वेश्चन हैं आपके वर्णात्मक, यानी सोल्व करना है उन्हें। ठीक है, तो इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, जैसे इसमें दे रखा है, और आप ये इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए हम इसे अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर का जो है पहला क्वेश्चन बहुविकल्प पे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो इनके बस ओएमआर शीट में गोला भरना है। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होगा। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, यदि उन्हें हम जोड़ेंगे तो उन जोड़ के क्या आएगा? क्या एक परिमेय संख्या आएगी, क्या एक प्राकृत संख्या आएगी, क्या एक पूर्ण संख्या आएगी, क्या एक अपरिमेय संख्या आएगी? तो इन चारों में से एक क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही है। तो यदि आप परिमेय और अपरिमेय को संख्या को जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो वो ऑलवेज आपकी अपरिमेय संख्या आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। जैसे कि आपने कुछ वो लिए, ये लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो है ये क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व कर रखा है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं सब। तो मैंने लिखा है यहाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि ऐड करोगे आप, तो ऑलवेज क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या जैसे 2, ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे √3। अपरिमेय यानी अंडर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर। तो यदि इसमें से बाहर निकालोगे तो पॉइंट में संख्या निकलेगी, तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, √3 जैसे। तो अब इन दोनों को आपने जोड़ा, ऐड किया, तो ऐड करने के बाद परिमेय और अपरिमेय, तो इनका योग भी आपका अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 5 परिमेय है और √7 जो है आपका क्या है? अपरिमेय है। इन्हें आप ऐड करोगे तो वो भी क्या रहेगी? अपरिमेय। जैसे 6 और √2 को जो ऐड करोगे तो भी इसे अपरिमेय ही कहेंगे, क्योंकि ये वाली जो संख्या क्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है, आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका क्वेश्चन है आपका, संख्या 156 है का अभाज्य गुणनफल होगा। इसके अभाज्य गुणनफल हमें ज्ञात करने हैं, यानी अभाज्य गुणनफल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके हमें फैक्टर करने होंगे, यानी कि बेसिकली हमें इसके 156 के फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करने के लिए आप पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो हम 2 से करेंगे। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, पहले 15 में देंगे, 1 तो छोटी संख्या है, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 है, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, दोनों में 18, ये भी हो गया। अब ये आएगा 39, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 ही कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब ये 13 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो आपका ये 13 से ही डिवाइड होगा, 13 कम 13 है, तो इसके हमने फैक्टर कर लिए। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये सब इन सब की गुणा है, गुणा में लिख लेंगे इन्हें। ठीक है, तो 2 2 बार आ गया गुणा में, 3 एक बार है, 13 एक बार है, तो 2 2 बार था, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 और 13 की पावर भी 1। तो ये जो आंसर आया हमारा, ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया 156 को। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की पावर 2, 3 गुणा 13, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ये है बी, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, तो क्वेश्चन आपका ये है लिखा हुआ, 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 दे रखा है ये। तो हमसे पूछा जा रहा है x और y का अनुपात क्या होगा, x अनुपात y, यानी x बटे y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो हमने सबसे पहले इसे लिख लिया, यहाँ पर ये लिख लिया।
अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऐसे, यानी 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी और 7 की मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ लिख दिया बाहर इसके, 7 इसके बाहर लिख दिया। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 9x और 3 पंजे 15y, ठीक है। अब ऐसी 7 की कर देंगे, 3 7 तिया 21x माइनस का आएगा 7 पंजे 35y, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, x वाले टर्म जो है एक साइड करेंगे और y वाले दूसरी साइड। तो ये 21x लिख रहा है, यहाँ 9x है, तो 21x बड़ा है तो हम इसे इधर ले आएंगे। जब हम इसे राइट साइड में लेकर जाएंगे 9x को, तो यहाँ तो ये प्लस का है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 15y तो ऐसे लिख दिया हमने यहाँ, और माइनस के जो 35y है, ये y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो माइनस का 35y है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर चिन्ह इसका बदल जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 15y और 35y को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50y, और 21y में से 9y हम घटा देंगे, तो 21 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा 12, ठीक है। अब हमें ये क्या हो जाएगा, अब यानी 12x को मैंने इधर लिख दिया है और 50x को इधर, यानी कि इन्हें तो हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y जो है x के बटे में ले जाएंगे और 12 को जो है 50 के बटे में ले जाएंगे। तो y 12 जो गुणा में लिखा हुआ x के गुणा में, जब गुणा में होता है तो बटे में जाती चीज़, तो बटे में जाएगी, इसके बटे में जाएगी ऐसे, और y जब इधर आएगा तो इसके बटे में जाएगा, ठीक है। तो y इसके x के बटे में आएगी और 12 50 के बटे में पहुंच गया। यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 से 50 का आधा 25 होगा, इसका 6 हो जाएगा, तो 25/6 आपका x/y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये था, यानी कि अब हम इसे जो है ऑप्शन से करेंगे। ये था हमारा x/y का अनुपात हमें फाइंड करना था यहाँ। तो हमने जो पहला ऑप्शन ही है, पहला यानी कि ये, तो ये x का मान होगा और ये y का, तो हमने डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए। यदि हमने जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल आने चाहिए। यदि इक्वल आ गए तो यही मान आपके सही हो जाएंगे, यदि नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे ऐसे, ठीक है। तो x का मान 25 और y का मान 6 रख देंगे इस वाली लेफ्ट हैंड साइड में। तो x की जगह 25 रखेंगे, 25 या 75 हो जाएगा। ये y की जगह 6 रखेंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा। x की जगह रखेंगे 25, 25 या 75 हो जाएगा, माइनस 6 पंजे 30, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड में 7/3 है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 105 हो जाएगा। 75 में से 30 घटा देंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 5 से काट देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नम 45, 21/9 आएगा। 21/9 को फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 21, 3 3 9। तो हमने चेक करा दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड की। तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये समीकरण दे रखी है, ये आपको इसका विविध कर हमें फाइंड करना है, विविध कर, ठीक है। विविध कर यानी कि डी आपको ज्ञात करना है। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो ये समीकरण हमें लिख रखी है हमने लिख लिया ऐसी। अब इसकी तुलना करनी पड़ेगी, कौन सी समीकरण से, द्विघात समीकरण से, इस वाली से, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर जो a का मान है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a क्या है, ax² का कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर कितना है b, x का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है -2, तो b का मान कितना आ जाएगा -2। c का कोफिशिएंट, c जो कांस्टेंट वैल्यू है तो +c, और यहाँ पे भी +1/3, तो c का मान 1/3 हो जाएगा। तीनों मान हमने निकाल लिए, तो विविध कर का फॉर्मूला लगा देंगे, d = b² - 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये तीनों के तीनों जो मान है ये वाले, ये तीनों के तीनों इसमें पुट कर देंगे। b की जगह रखेंगे -2, -2 का स्क्वायर, -4, a का मान है a का मान है 3 और c का मान है 1/3, रख दिया। 3 से 3 तो ये कट जाएगा, तो 4 ही बचेगा इधर। और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणा -2, यहाँ 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में प्लस हो जाती है, माइनस माइनस, 4 में से 4 का 0 आएगा, तो 0 इसका विविध कर आएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित सारणी का माध्यम है ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल लिख रहे हैं ये, और आपकी बारंबारता लिख रही है, इनकी संगत बारंबारता। तो चलिए इसके माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये टेबल है आपकी, इसे तो मैं इस तरह से बना लूँगा। वर्ग अंतराल नंबर 1 पे लिख देंगे, इसे CI बोलते हैं, ठीक है। और वर्ग अंतराल 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 लिख लिया हमने। इनकी संगत बारंबारता लिखी हुई है नीचे यहाँ पर, जैसे 2 से 4 में 2 है, 4 से 6 में 4 है,
6 से 8 में 7 है, इस टाइप से। तो उनके सामने लिख देंगे, 2 से 4 में 2 थी, इसमें 4, इसमें 7, इसी प्रकार हमने सब लिख लेंगे। लिख ली, इतना तो हमें दे रखा था ये वाली दोनों चीज़ें तो, ठीक है। अब इसमें और फाइंड क्या करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं इसे, यानी इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। वर्ग अंतराल में जो भी होगा वो उसे हम यहाँ लिख देंगे। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो 2 + 4 को ऐड करो और 2 से भाग दे दो, तो ये 6/2 आएगा, यानी 2 से इसे काटेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 वो हमने यहाँ लिख दिया। या इसके बीच में देख भी सकते हैं, 2 और 4 के बीच में एक 3 ही संख्या बच रही है, ठीक है, तो 3 आ गई। 4 से और 6 के बीच में 5 आएगी, तो 5 लिख दी। इन्हें ऐड करके 2 से भी डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या जाएगी, 7 आ गई। इसके बीच में क्या है, 9, इसके बीच में 11, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने, सब लिख दिया। इसके बाद हम करते हैं गुणा, f(x) जो लिखा हुआ है fi और xi, बारंबारता f से डिनोट करते हैं, तो इसे fi भी लिख दें, और मध्य बिंदु को xi, यानी कि बहुत सारे मान होते हैं इसमें i से लिख रहे हैं। जैसे पहला टर्म x1 कह सकते हैं, दूसरा x2, तीसरा x3, इस टाइप से i लिखा हुआ है यहाँ पे। ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसे f लिख लो, इसे x लिख लो। इन दोनों की गुणा करेंगे f(x), यानी 2 की और 3 की गुणा करी 6 आ गई, 4 की और 5 की गुणा करी 4 पंजे 20, 7 की और 7 से गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, 3 की 9 से करेंगे 9 तिया 27, 4 की 11 से करेंगे तो 11 चौक 44, कर दी गुणा। अब इन्हें ऐड करेंगे हम, जितनी भी सभी बारंबारता हैं सबको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20, ठीक है। जैसे कि 7 3 10, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 10 20। इसके बाद जितने भी हमने ये गुणा करी थी f(x) निकाला था, उन सबको ऐड कर लेंगे, तो इन्हें जोड़कर जो आएगा ये आ जाएगा। इसमें समेसन में लिख दें, यानी कि जितने भी थे f(x) वाले टर्म, इन सबको ऐड करेंगे तो समेसन का निशान लग जाए सिग्मा का, ठीक है। तो ये f(x), सिग्मा f(x) और यहाँ पे सिग्मा f, जितनी भी बारंबारता सभी बारंबारताओं का योग। तो ये 146 आएगा, ये 20 आएगा। फॉर्मूला क्या है माध्य का, हमें नहीं ज्ञात करना था माध्य, इस माध्य को समांतर माध्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हमें ज्ञात करना था, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है हमारा ये सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi, ठीक है। ये ऐसे भी लिख लो, सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। तो ये इसमें इसकी वैल्यू तो थी 146 और इसका मान था 20, तो इससे काट देंगे, इसे 2 से काट देंगे तो 10 बार आएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 2 73, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट आपका लग जाएगा, यानी कि 73, 7.3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था, त्रिभुज लिख दिया हुआ आपको ABC, इसमें से लिखा हुआ DE जो है वो BC के समांतर है, ठीक है। जैसे कि ये DE वाली रेखा है और ये भुजा है, इसके समांतर है ये BC के, ठीक है। तो इस प्रकार है कि इसमें AD जो है 1.5 है, ये AD जो है 1.5, और जो DB है वो 3 सेंटीमीटर है, ये DB, ठीक है। और जो AE है वो 2 सेंटीमीटर है, ये वाला AE 2 सेंटीमीटर है। और जो AC की माप हमें ज्ञात करनी है, AC, ठीक है, AC यानी यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी माप निकालने के लिए हमें EC को निकालना पड़ेगा, EC यानी ये, क्योंकि इसमें जोड़ देंगे बस, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इस त्रिभुज में ये दोनों जो है समांतर हैं, ये जो रेखा है वो इसके समांतर है। जब समांतर है तो उस कंडीशन में जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये जो छोटा वाला त्रिभुज जो है ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हम लिख देंगे, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ADE जो है ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ये समरूप है, ये समरूप, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कौन कौन सा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे इसमें इस त्रिभुज में AD और इसके बड़े वाले त्रिभुज में AB, यह हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चल देखते हैं, AD, हाँ AD बटे DB। यदि हमें जो है, चलिए मैं दिखाता हूँ जैसे लिखेगा, ये AD बटे DB, AD बटे DB, दिस, जैसे कि ये दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, इस टाइप से AD बटे DB इधर हो जाएगा AE बटे EC, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया हमने। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो लिख दिया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, जो जो दे रखा था, जो दे रखी है तो 1.5 है। अब इनकी जो है वैल्यू हम पुट कर देंगे। AD का जो मान दे रखा था कितना था 1.5 और DB 3, AE 2,
ईसी हमें फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से फाइंड करने के लिए ये पॉइंट जब हटेंगे नीचे 0 ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15/30, 15 से और 30 को इसे डिवाइड कर देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ से आएगा ये 1/2 बराबर 2/EC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे 1 में तो EC आ जाएगा, 2 की 2 से कर देंगे 4 आ जाएगा। EC का जो मान है वो 4 आ जाएगा, यानी ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। तो जो AC है वो कितना हो जाएगा टोटल, 4 ये है, 2 ये है, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऐड कर देंगे, AC बराबर AE प्लस EC, 2 + 4 यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा AC। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यह है, बिंदु दे रखे दो आपको, ये 2,3 और ये 4,1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मान लो एक बिंदु है A x1 y1, दूसरा है B x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला है ये स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे चाहे पहले x1 लिख लो बाद में x2 लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहले y2 लिखो या y1 लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना। तो अभी बिंदु हमारे पास ये हैं A और B, तो इनके बीच की डिस्टेंस AB हो जाएगी, तो उसे फाइंड करना है हमें। तो हमने इसके ऊपर लिख लिया x1 y1, इसके ऊपर x2 y2, ठीक है। अब हमारे पास x2 कितना है 4, और यानी कि AB है, AB लिख कब आए, B में से A को घटा के लिख देंगे, B में से यानी 4 में से पहले वाले में से पहला घटाएंगे, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 का इसको होल स्क्वायर, इधर -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो या -2 का स्क्वायर हो आएगा तो 4 ही, ठीक है। -2 का वर्ग भी 4 प्लस 2 का वर्ग भी 4, ठीक है। 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। ये एक जोड़ा बन जाएगा 2 का, इससे ये एक संख्या के रूप में बाहर निकल जाएगा, 2 के अंदर आ जाएगा ये 2, तो 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। इसे मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, ठीक है। मात्रक या इकाई 2√2, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा, 2√2, 2√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, द्विघात समीकरण है आपको 3x² - के 12x + m बराबर 0 कि इसके मूल हम बराबर दे रखे हैं, तो m का मान हमें ज्ञात करना है। मूल बराबर हैं, मूल समान है, ठीक है। मूल यानी रूट्स यानी शून्य के भी बोल सकते हैं उसे। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल बराबर है। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 होता है। d क्या था, विविध कर, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी, चाहे इसे ऐसे लिख लो, b² बराबर 4ac के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम द्विघात समीकरण इससे ax² + bx + c से बराबर 0 से तुलना करेंगे, a का मान 3 आ जाएगा, b का मान -12 आ जाएगा, c का मान m आ जाएगा, ये लिख लिया हमने। अब d बराबर 0 होगा क्योंकि मूल बराबर है, d बराबर 0, d होता है b² - 4ac बराबर 0। ये 4ac को इधर ले आएंगे राइट साइड में, प्लस का हो जाएगा। अब ये सब की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, b का मान -12 रख दिया, 4a का मान 3, c का मान m रख दिया, ठीक है। -12 का वर्ग करो या +12 का वर्ग करो, 144 आता है, ठीक है। तो 144 लिख दिया यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 12 m, 12 से 144 कटे 12 बार कटेगा, ठीक है। यानी m की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ गई, 12, m का मान 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 और 25 का हमें HCF तो दे रखा है 5, इनका हमें LCM ज्ञात करना है, यानी ले से ज्ञात करना है, मैं से आपको 5 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने पहली संख्या 15 कह दी, दूसरी संख्या 25 कह दी। एक तरीका तो ये वाले तरीके से मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले वाले से, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 25 होगी, यानी पहली वाली संख्या 15 दूसरी संख्या 25, इन दोनों संख्याओं का जो मैं से है वो 5 है। एलसीएम ले से हमें ज्ञात करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ले से गुणा मैं से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी एलसीएम गुणा HCF बराबर पहला नंबर दूसरा नंबर गुणा में, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 15 गुणा 25 तो इधर लिख दिया हमने, ठीक है। और मैं से कितना था HCF 5, इस 5 से हमने 25 को काट दिया 5 बार, तो 15 पंजे 75, तो एलसीएम कितना आ गया 75 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 75। एक तरीका तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया। एक तरीका ये भी है, हमें जो ऑप्शन वाला सवाल है ऑब्जेक्टिव है, तो आप कैसे भी आंसर निकाल लो, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 15 और 25 का हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम तो ऐसे भी निकालते हैं, 15 और
25 को एक साथ लिखा और फैक्टर कर दिए इसके, 5 से डिवाइड कर दो, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब ये फिर 5 से डिवाइड कर दो, 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से कर दो, 5 एकम 5। अब 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ गया। एलसीएम का मतलब है जितने भी नंबर आए इन सबकी गुणा, तो गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 25 या 75, 75 आपका एलसीएम आ जाएगा। एक तरीका ये भी हो गया, ठीक है। और एक तरीका ये भी है इसका, दो संख्याएं हमारे पास 15 और 25 थी, इसका हमें क्या निकालना था, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है, जो ये पहाड़े वाला रूप है। 15 के फैक्टर लिखते चले जाएंगे, 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 15 का 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 और ऐसी, ठीक है। और फिर 25 का पहाड़ा भी लिखेंगे, 25, 50, 75, 100 ऐसे करते चले जाएंगे। जौन सा पहला नंबर इन दोनों का सेम आ जाएगा, इधर से 25, इधर 75, इधर से 75 सेम आ गया, जो पहला वाला नंबर सेम आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको एक एपी दे रखी है समांतर श्रेणी, उसका हमें सारवंतर ज्ञात करना है, यानी कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो हमें ये लिखी हुई हमारे पास एपी समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 इस तरह से टर्म चल रहे हैं इसके। तो ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और आगे भी ऐसी है। तो इसका सारवंतर ज्ञात करना, सारवंतर होता है ऐसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक जो लगातार वाले पद होंगे क्रम से, ठीक है, ये दोनों लगातार हैं, ये इनके जो बीच का टर्म अंतर आएगा वो पूरी सीरीज में समान होगा। जैसे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, वो हर जगह समान रहेगा। तो कोई से भी सारवंतर, यानी T2 में से T1 घटा कर निकाल लो, T2 में से T1 को घटा कर निकाल लो, या T3 में से T2 को घटा कर निकाल लो, या T4 में से T3 को घटा कर निकाल लो, वो हमेशा समान ही आएगा समांतर श्रेणी में। उसी को हम सारवंतर बोलते हैं, पूरी सीरीज में वो समान ही चलेगा। तो T2 में से T1 घटाया, यानी दूसरे पद में से पहला पद, इसे हम A2 - A1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 1 में से 3 घटाना है, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो -2 इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग हमें पता करना क्या है। माध्यक वर्ग कह दो या माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, ठीक है, दोनों एक ही हैं। इसे माध्यक को माध्यिका बोल देते हैं। तो हमें वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं और इनकी संगत बारंबारता भी लिखी हुई है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे माध्यक वर्ग यानी माध्यिका वर्ग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हमें ये इतनी टेबल तो बनानी ही पड़ेगी फाइंड करने के लिए। चलिए फिर भी देखते हैं। सबसे पहला वर्ग अंतराल हमें दे ही रखा है इन्होंने, ये लिख दिया हमने। इसकी संगत बारंबारता भी दे रखी है, वो हमने लिख दी, ठीक है। इसके सामने सामने लिखने के बाद हम संचयी बारंबारता याद करते हैं। हमें संचयी बारंबारता तो वो कैसे निकालते हैं, पहला वाला जो टर्म है 2, इसे तो लिख देंगे ऐसे ही। इसके बाद इस वाले में 2 में 7 जोड़ के लिखेंगे, 9 आ जाएगा। 9 में 3 जोड़ के लिखेंगे उसके सामने, 12 आ जाएगा। 12 में 10 जोड़ के लिखेंगे, 22 आ जाएगा। 22 में 4 जोड़ के लिखेंगे, 26 आ जाएगा। ये लिख दिया हमने। लिखने के बाद सभी बारंबारताओं का जो योग है वो आ जाएगा तुम्हारा 26। इसे हम कैपिटल N भी बोलते हैं, समेशन F भी बोलते हैं। जो जो इसका लास्ट वाला टर्म है वही आएगा ये, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम जो कैपिटल N कह दो या स्मॉल n कह दो या समेशन F कह दो, 26 है ये तो सभी बारंबारताओं का योग। इसके बाद हम निकालते हैं n/2 का मान, n/2 का मान। 26 का आधा कर देंगे, कितना जाएगा, 13 जाएगा। अब 13 से बड़ा मान जो है हम संचयी बारंबारता वाली श्रेणी में देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो वो वाला मान लेंगे हम जो इससे बड़ा होगा 13 से। 2 छोटा है, 9 छोटा है, 12 छोटा है, 22 क्या है, बड़ा है। ये दोनों मान बड़े हैं, लेकिन हम पहला वाला लेंगे जो ऊपर से हम चेक कर रहे हैं ना नीचे की ओर। तो पहला वाला 22 क्या है, इससे बड़ा मान है, 13 से बड़ा है 22, ठीक है। तो बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इसके सामने वाला वर्ग अंतराल है, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग बोलेंगे। 15 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 15 से 20, 15 से 20 हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15 से 20 ऑप्शन नंबर जो कौन सा, डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, यदि tan a का मान जो है आपको 1 दे रखा है और 2 sin a cos a का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो tan a का मान जो है हमें दे रखा है 1, तो tan a 1। अब हमें ये पता करना पड़ेगा, जो साइन टेबल होती है कोणों वाली, वो tan में 1 जो होता है कौन सी कोण का मान होता है, तो 1 जो होता है tan 45 का मान होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो
इस एक की जगह हम लिख देंगे tan 45। अब tan से tan हट जाएगा, ये काटते नहीं है, दिखाते नहीं है, ऐसे ही हट जाएगा। अब ए इधर से ए बचेगा, इधर से 45, ए का मान क्या आ जाएगा 45, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो वो आएगा तुम्हारा 45 डिग्री। अब ए का मान तो आएगा 45, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम पुट कर देंगे ए की जगह, तो 2 sin ए इंटू कोस ए, ए की जगह तो 2 sin 45 इंटू कोस 45। साइन 45 का मान और कोस 45 का मान दोनों के दोनों बराबर होते हैं और 1/√2 होता है, 1/√2। तो दोनों जगह रख दिया हमने ये। ठीक है, ऊपर तो 2 गुणा 1 है, तो 2 ही आ जाएगा। और नीचे √2 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा। जब हम √2 और √2 की गुणा कर रहे हैं तो ये आ जाएगा √2 गुणा 2 यानी √4। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसे काट देंगे, 2 ही कम 2, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान भी क्या आएगा 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे एक तरीके से हमने देख लिया, अब दूसरे तरीके से देखो। tan ए का मान तुम्हें दे रखा था 1, तो उसे 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि लंब बटे आधार tan होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे अब। तो लंब कितने, इस कोण के सामने क्या, इस कोण के सामने की वाली भुजा बनेगी लंब, तो ये लंब 1 हो जाएगा, आधार भी 1 है। तो हमें कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण होगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और उसका अंडर रूट, यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो अंडर रूट में 1 + 1 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2, ये 2 आएगी। अब हमें मान निकालना था इसका, 2 sin ए इंटू कोस ए, तो साइन ए 2 गुणा साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर दो। लंब बटे कर्ण, साइन कोण ए के अनुसार, तो लंब आपका ये है, आधार ये है और कर्ण ये है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब 1/√2। ठीक है, और कोस में आधार बटे कर्ण 1/√2, दोनों वैल्यू पुट करी, सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मान आ गया 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूर स्थित कोई बिंदु है, तो हमने जैसे कि वृत्त बनाया और इस वृत्त से, इसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु Q है, दे रखा है, उसकी कितनी डिस्टेंस है, इनके बीच में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और इस बिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, तो उसकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये एक जब वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श रेखा को जब मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री पे मिलती है, इनके बीच में 90 डिग्री, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है ये। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे हम। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो हमें ये निकालना, कर्ण तो हमारा ये है सबसे बड़ी भुजा, तो 25 के वर्ग में से हम 24 का वर्ग घटा देंगे और जो भी आएगा उस पर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, तो जैसे कर्ण की जगह रख दिया हमने 25, 25 का स्क्वायर, आधार 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर, जिसे आप त्रिज्या R भी कह सकते हैं, R का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, इनमें घटाएंगे 49 आ जाएगा। ये OP का स्क्वायर आएगी, जो कि मैंने इसके नाम लिख दिए OPQ। ठीक है, OP का स्क्वायर आ गया। अब OP का स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो OP बराबर आ जाएगा अंडर रूट 49। 49 किसका वर्ग होता है, वो होता है तुम्हारा 7 का, तो 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, OP यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, पहला ही वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक मीनार की ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी, 20 मीटर, एक मीनार है उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की जो लंबाई है वो 20√3 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार होगी हमारी ये जो मैंने इधर बना रखी है, ये मीनार होगी, इसकी ऊंचाई कितनी थी 20 मीटर, और इसकी जो ज़मीन पर छाया बननी है ये छाया है इसकी, वो कितनी है 20√3 मीटर। ठीक है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, उन्नयन कोण यानी ये, जब हम इस पर से मीनार के शिखर को देखते हैं तो ये वाला जो कोण बनता है ये उन्नयन है। ठीक है, ये निकालना है, तो ये तो लंब बटे आधार से निकल जाएगा। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा ये, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 20, आधार कितना है 20√3, तो 20 ही कम 20, 20 से 20 कट जाए, 1/√3 बचेगा। 1/√3 जो है टेन में कौन से कोण का मान होता है, टेन 30 का मान होता है, ये टेन 30 का मान जो है आपका 1/√3 होता है। ठीक है,
तो अब टेन से टेन हट जाएगा ये, तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान आ गया 30, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, ये जैसे वृत्त है, उसमें से जो उसका त्रिज्याखंड बनेगा वो ये बनेगा। इसका जो कोण था ये वाला कोण 30 डिग्री का है, और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या थी इसकी, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 14 हो जाएगी और ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये देखो इस तरह से बना रखा मैंने, इसका ये त्रिज्याखंड है ये वाला, इस वाले पार्ट का एरिया ज्ञात करना है। इसमें से वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 है, और ये कितना है 30 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया होता है इस संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला है आपका ये थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना था हमारे पास, थीटा इन्होंने दे रखा था हमें थीटा इन्होंने दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, थीटा की जगह 30, आर की जगह 14 का स्क्वायर लिखते, तो 14 गुणा 14 दो बार लिख दिया। अब यहाँ काटा इसे 30, 0 से 0 कटा, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। कटने के बाद ये आया, अब इसे काट दिया, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। अब 7 से 7 कट जाएगा ये वाला, तो 22 गुणा 14 बटे 6 आ गया ये वाला 6। अब इसे फिर काट देंगे, 2 तिया, और कोई से भी इसे काट दो तो उसे 11 बार। ठीक है, नीचे 3 आ गया, नीचे 3, ऊपर यहाँ 11 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, चाहे तो डिवाइड कर दो ऐसे, 2 ही कम 2 ही कम 2 तिया, 11 गुणा 14 बटे 3। अब ये कटेगा नहीं 3 से, तो ऊपर वालों की संख्या की गुणा कर लेंगे, 11 और 14 की गुणा जाएगी 154 बटे में 3, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख दो वर्ग सेमी। इन दोनों में से कोई भी एक मात्रक लिख देंगे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जोकर टोपी का आकार होता है, जोकर की जो टोपी होती है उसका आकार कैसा होता है। तो जोकर की टोपी कुछ ऐसे होती है, ये तो ये एक शंकुआकार है। ठीक है, शंकु के आकार यानी शंकुआकार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, किसका रूप है ये। तो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि जो आपका है वो प्रत्यक्ष विधि का रूप होती है। प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले हमने सीखी थी प्रत्यक्ष विधि, इसके बाद सीखते हैं कल्पित माध्य विधि, उसके बाद सीखते हैं पग विचलन विधि। ठीक है, तो इसी से बनी है दोनों की दोनों ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य आपको दे रखा 15, तो माध्य का दे रखी 24, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का, 3 माध्य का बराबर 2 माध्य। ठीक है, यहाँ गुणा भी लगा सकते हैं, मतलब वही है। तो माध्य का हमें कितनी दे रखी थी इसकी, माध्य का है 24, तो 3 गुणा 24, 3 गुणा 24, 2 गुणा माध्य है, कितना जाएगा 15, 2 गुणा 15, तो 24 दिया 72, और 15 दूनी 30, 72 में से 30 घटाएंगे 42, ये क्या जाएगा इसका बहुलक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब पासे को फेंक रहे हैं हम तो उस पर एक सम संख्या है, उसको क्या प्रायिकता है। तो पासे पर जो संख्याएं होती है, पासे पर कुल 6 संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, और सम संख्याएं उसमें कौन सी होती हैं 2, 4, 6। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं 1, 3, 5। तो सम संख्याएं भी 3 होती हैं इसमें और विषम संख्याएं भी 3। तो सम संख्या निकालने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी थी। सम संख्या निकालने की प्रायिकता, पी मतलब है प्रायिकता है एक सम संख्या निकालने की। तो सम संख्याएं कितनी होती हैं ऊपर वो लिखेंगे, टोटल कितनी संख्याएं होती हैं नीचे लिखेंगे कुल संख्याएं। सम संख्याएं कितनी है 3 है, 1, 2, 3, 3 ऊपर आ जाएगा, और टोटल संख्याएं कितनी है ये 6, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पासे को फेंका जा रहा है तो उसके ऊपर सम संख्या और विषम संख्या आने की प्रायिकता जो है, चाहे विषम आने की पूछो चाहे सम आने की, तो वो 1/2 है, यानी 50%। इसका परसेंट में निकाल लोगे
तो आपको 2 से काटोगे 50% आ जाएगा, 50%। दोनों के दोनों 50% चांस है। जब दोनों के दोनों बराबर ही हैं संख्याएं, सम संख्याएं भी 3 है उसमें, विषम संख्याएं भी 3 है, तो इसमें से कोई सी भी एक संख्या है उसकी जो प्रायिकता होगी वो 50% होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर, यानी रैंडमली निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता, रानी मतलब बेगम, ठीक है, निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 52 पत्तों की गड्डी में से एक, 52 पत्तों की एक गड्डी में से आपको एक पत्ता निकालना है रैंडमली, तो उस पत्ते के रानी यानी बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। टोटल पत्ते, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल संख्याएं तो नीचे रहेंगी 52, ऊपर क्या आएगा? ऊपर वो आएगा जो जो जितनी रानी है, जितनी बेगम है गड्डी में। तो 4 पत्ते, हर पत्ता 4-4 रूप में होता है। जैसे इसमें इक्के भी 4 होंगे, बादशाह भी 4 होंगे, बेगम भी 4 होगी, ठीक है, गुलाम भी 4 होंगे, दहला भी 4 होगा, सब 4-4। तो इसमें बेगम भी कितनी है? 4 ही हैं। तो 4 ऊपर, टोटल कितनी संख्या है? टोटल कितने पत्ते? 52। इससे काटेंगे 4 ही कम 4, और ये आ जाएगा 1/13। ठीक है, 1/13, यानी कि ताश की गड्डी में जो कुल पत्ते कितने हैं? 52। उसकी में रानी यानी बेगम कितनी होती हैं? 4। तो फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, पी रानी आने की प्रायिकता या बेगम आने की प्रायिकता, कुल बेगम के पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये। अब आपका खंड जो है बै शुरू हो चुका है, इसमें आपके 21, 22, 23 क्वेश्चन ऐसे समझ लो, या 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन समझ लो। ये 50 अंक के क्वेश्चन हैं आपके। चलिए इन्हें देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन जो हैं आपके सभी खंड करने हैं आपको इस वाले, उसमें ये 2-2 नंबर के सवाल हैं, सभी के सब करने हैं, इसमें कोई छूट नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रम से 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है एक तो 48 सेंटीमीटर, शंकु बनाया हमने, ये बना रहे, ये बना रखा शंकु, ये इसकी जो ऊंचाई है, ये वाली ये ऊंचाई है इसकी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर व्यास है उसका। जब शंकु की ऊंचाई 48 है, व्यास उसका 28 है, त्रिज्या उसका जो है आपकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालना। शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला है वो क्या होता है? ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, लगभग होता है ये 22/7, और आर कितना है था? 14। तो 2 बार लिखेंगे आर 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर लिखेंगे, गुणा में 2 बार बाद में लिख देंगे। एच का कितना मान है? एच कितना था हमारे पास? 48। ठीक है, लिख दिया, ये लिख दिया हमने 48। अब इन्हें से सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, और 3 से इसे काट देंगे, 3 कम 3, 3 से इसे काटेंगे 16 बार, 16 से 48 होता है। अब जो बढ़ गया उनकी गुणा करेंगे, जो बच गए 22 गुणा 14 गुणा 2 गुणा 16, लिख लिया। इन सबकी गुणा करने के बाद ये आएगा, गुणा करने के बाद। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, 9856, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9856। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96, 1 और 404 का HCF ज्ञात करना। तो जो तरीके से इन्होंने बोला है उसी तरीके से फाइंड करना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 96 के फैक्टर कर लेंगे, और एक 404 के, अलग अलग कर रहे हैं पहले फैक्टर हम। 96 के जैसे फैक्टर करेंगे तो 2 से काटते चले जाएंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से जब डिवाइड करते हैं तो आधा आधा करते चले जाते हैं, हाफ हाफ। 96 का हाफ 48, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का 6, 6 का 3। अब 3 तो 3 से ही कटेगा, 3 ही कम 3, तो ये कर दिए इसके, और यहाँ पर कर दिए 404 के। 2 से काटा 2 दूनी 4, 0 ऐसे लिख दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 ही कम 2, 0 ऐसे लिख दो, 2 ही कम 2। 101 आपकी अभाज्य संख्या है, ये 101 से ही कटेगी। ठीक है, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हमने, ये 2 2 2 ये सब लिख दिया ऐसे, और ये भी लिख दिए। हमें ज्ञात करना था इसका HCF, मैस है। मैस होता है आपका जो कॉमन संख्या होती है उसे लिखते हैं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। 2 दूनी 4। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और होता है इसका। वो तरीका क्या है? तरीका तो आपको यही वाला करना है, मगर फिर भी एक तरीका और भी है। 96 और 404 को यदि तुमने एक साथ लिख लिया, एक साथ, वैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं, HCF भी ज्ञात कर लेते हैं, उसको निकालने का तरीका ये है, आपको उस संख्या से डिवाइड करना है तब तक जब तक ये दोनों संख्याएं कटती रहेंगी।
जैसे 2 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से ये भी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 से अब भी कट जाएंगे दोनों के दोनों, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 ही कम 2, 0, ऐसे लिख देंगे 2 ही कम 2। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो। 101 से ही कटेगी, 24 तो कट जाएगी, परंतु एक ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे दोनों कटे। तो इसका जो HCF आएगा इन सब की गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 2 यानी 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, बिंदु दे रखे हैं आपको, एक ये और एक ये, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि अंत विभाजित करने वाले या बाह्य। जब नहीं कहा जाएगा तो अंत विभाजित माना जाएगा। ठीक है, अंत विभाजित मानते हुए करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको जो पहला वाला बिंदु है इसे हमने मान लिया A, दूसरे वाले बिंदु को B। ठीक है, और इस अनुपात में विभाजित कर रही है अंत, तो 2:3। मान लो वो बिंदु O है, माना वो बिंदु क्या है, O है, O के निर्देशांक x, y। तो वो जो बिंदु है इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो 2 और 3 यहाँ लिख देंगे। ये पहले वाले बिंदु के ऊपर x1 y1 लिख दो, दूसरे वाले के ऊपर x2 y2, क्योंकि और जो 2 है ये हमारा m1 हो जाएगा, ये 3 जो है m2 हो जाएगा। ये फॉर्मूले की वजह से मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई माना बिंदु O जो है AB रेखाखंड को अंत विभाजित करता है, तब बिंदु O के निर्देशांक एक साथ भी निकाल सकते हैं इसे, और अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले x का मान निकालो फिर y का, ये एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो x है वो x ये होता है, और जो y है वो y ये होता है। फॉर्मूला, अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2। ठीक है, अब मान रख देंगे सब यहाँ पे। m1 कितना है 2, x2 कितना है तुम्हारे पास 4, ठीक है, प्लस m2 कितना है 3, गुणा x1 कितना है तुम्हारे पास -1, रख दिया। नीचे m1 और m2 यानी 2 प्लस 3, इधर भी ऐसे लिख देंगे। m1 कितना है 2, y2 कितना है तुम्हारे पास -3, प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना है 7 बटे में 2 प्लस 3। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 3 ही कम 3 ही, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा 7 ते 21, 8 में से 3 घटाया 5 आ जाएगा, 5 बटे 5। 21 में 6 घटाओ 15 बचेगा, 15 बटे 5, काट दिया 5 ही कम 5, 5 से 5 दिया 15, 1,3 आएगा वो बिंदु। ठीक है, वो बिंदु को आएगा 1,3, यही आंसर हो जाएगा। अब इसे ऐसे कर ले या ऐसे कर सकते हैं आप। इन दो बिंदुओं के मिलाने वाले बिंदु के जो अनुपात था वो 3 था, 2:3। इसे x को अलग भी निकाल सकते हो और y को अलग निकाल सकते हो, अलग अलग करके। x बराबर ये फॉर्मूला था हमारा, y बराबर ये था, इनमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे उसी हिसाब से। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसे सोल्व करके ये आ जाएगा 3, तो आपके वो अभीष्ट बिंदु जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, 1,3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, यह क्वेश्चन है, साइन अल्फा के मान दे रखा है 1/2, कोस बीटा का मान दे रखा है 1/2। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन अल्फा है 1/2, साइन अल्फा, साइन में कौन से कोण का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन 30, साइन से साइन हट जाएगा ये, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यह आ गया 30। अब कोस बीटा बराबर भी 1/2 है। कोस में कौन से कोण का मान होता है 1/2, तो कोस में होता है कोस 60 का मान। तो 1/2 की जगह हम लिख देंगे कोस 60, कोस से कोस हटा देंगे हम, यो तो बीटा का मान कितना जाएगा तुम्हारा 60, तो बीटा 60 आ गया। इन दोनों को जोड़ना था बस। अब अल्फा प्लस बीटा यानी 30 + 60 90 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु P तो हमारे पास -6,8 है, और जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये वाला था, हमने पहले ही बता दिया। ये बिंदु P है और ये बिंदु A मान लो इसे। ठीक है, इसे A कह देंगे, मूल बिंदु A, 0,0 निर्देशांक होते हैं इसके। फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ। यो x2 माइनस अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा 0, x1 कितना -6, तो यहाँ माइनस का 6 लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 है और ये कितना 8, तो -8 लिखेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा ऐसे का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया +6 का वर्ग, +6 का वर्ग 36 आएगा, -8 का वर्ग, -8 हो या +8 हो 64 आ जाएगा। 8 उनकी उसी संख्या की उससे गुणा करनी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा। जब 10 × 10 लिख के उसे तब बाहर कर लें
मात्रा क्या, इकाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये इस वाले खंड का लास्ट क्वेश्चन दिखा है। तो ये सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। ये 2 नंबर का सवाल है, इसमें नहीं है 2 ये सवाल में। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वाली साइड, और राइट हैंड साइड ला देंगे ये। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए लिखा हुआ। तो हम जानते हैं जो कोट ए होगा है, कोट थीटा होता है कोस बटे साइन, तो कोस बटे साइन लिख देंगे इसकी जगह। तो कोस ए बटे साइन है, नीचे भी ऐसे लिख देंगे कोस ए बटे साइन है। ठीक है, लिख दिया, बाकी ऐसे लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ही है, हम एलसीएम लेंगे तो साइन का और एक का एलसीएम साइन आएगा, साइन यहाँ लिख देंगे। इस वाले को तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि सेम सेम है, साइन लिखा हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं था तो साइन की गुणा सीधी कोस से हो जाएगी, इसकी गुणा इससे कर देंगे, साइन है गुणा कोस है। सेम टू सेम अब नीचे भी करेंगे ऐसे ही, इसका और नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम क्या आएगा, साइन है, तो कोस है तो ऐसे ही आ जाएगा, और जो है साइन है की गुणा कोस ए से हो जाएगी। नीचे प्लस साइन है, बस इतना अंदर है। अब इस साइन से साइन कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि यो तो जाता नीचे और यो जाता ऊपर, कटेगा, यो कट गया। जो बच गया हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर को से यहाँ भी लिख रहा है, को से यहाँ भी लिख रहा है गुणा में, तो को से कॉमन आ जाएगा, ऐसे नीचे से भी कॉमन आ जाएगा ये। तो को से कॉमन लिया तो यहाँ से कॉमन लिया 1 बचेगा, यहाँ से साइन बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से साइन बचेगा, लिख दिया। अब ये को से कट जाएगा, कट गया, ये बच गया 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन। तो हम राइट हैंड साइड में तो कोसैक में लिखा हुआ तो इसे कन्वर्ट कर देंगे। साइन जो होता है ये होता है 1 अपॉन कोसैक ए, साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसैक ए। तो साइन की जगह लिख दिया, हमने लिख दिया। हम यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे तो इसकी जो एलसीएम लेंगे इसकी 1 से गुणा हो जाएगी, कोसैक ए माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, बटे में कोसैक ए आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम के द्वारा कर रहे हैं हम इसे। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो इसकी तो गुणा इधर हो जाएगी, और ऊपर तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोसैक ए से कोसैक ए कट गया, तो बचा क्या, बचा ऊपर ये वाला कोसैक ए माइनस 1, नीचे आ जाएगा ये कोसैक ए प्लस 1। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, यही है। ठीक है, कोसैक ए माइनस 1 बटे कोसैक ए प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे बराबर आ गई, तो प्रूव्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 शुरू हो गया। अब इसमें लिखा हुआ कि नहीं 5 खंडों को हल करना, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या नंबर का आएगा, 4 नंबर का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की इसमें छूट होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो है ये लिखा हुआ किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतरम ज्ञात करना। तो लिखा हुआ है 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सार्वंतर यानी डी हमें ज्ञात करना है। 17वें पद को हमने ऐसे लिखा, 10वें पद को ऐसे लिखा प्लस 7। ठीक है, तो समांतर श्रेणी एपी का nवां पद हम क्या लिखते हैं, nवां पद टीएन बोलते हैं, टीएन या एन, इसे एन लिख दें या टीएन लिख दें। तो इसका जो nवां पद का ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवां पद। तो हमें एक 17वां पद लिख रखा है, दे देखा 10वां पद, तो पहले लिखेंगे एन की जगह 17, तो 17वां पद क्या आ जाएगा, ए प्लस एन की जगह 17 लिखना है, इसकी जगह 17 में से एक जाएगा 16 बचेगा, तो ए प्लस 16 डी। और जब एन की जगह 10 लिखेंगे तो 10वां पद आ जाएगा ए प्लस 9 डी। आएगी। इसे लिखने के बाद अब ये इसी वाली समीकरण में लिख देंगे, इस वाली में, इसमें, क्योंकि ये दे रखा हमें T17 बराबर है T10 प्लस 7। यहाँ 17वां पद लिखा, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, ए प्लस 16 डी, इधर लिखा ए प्लस 9 डी प्लस 7। अब ए तो कट जाएगा क्योंकि दोनों जगह प्लस प्लस का सेम है, 9 डी लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो 9 डी माइनस में जब इधर ले आएंगे तो 16 में से 9 घटा देंगे, 16 में से 9 गया कितना जाएगा 7 डी, 7 डी, इधर कितना बच गया 7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार, ये कट गया, डी का मान कितना आएगा 1 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समीकरण लिखी हुई रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, यानी शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने हैं इसके, चलिए देखते हैं। तो अब इसके द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला नंबर लिखा हुआ होगा x² का गुणांक, उसकी कांस्टेंट से करते हैं गुणा। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो रूट 2 की रूट 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, गुणा करने पर तो आप 10 और
जोड़ने पर आवा 7, यहाँ पर कैसा निशान लग रहा है प्लस का, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7, ठीक है। गुणा करने पर 10, जोड़ने पर 7, तो 5 और 2 ही बनेंगे, 5 दूनी 10, जोड़ेंगे तो ना कितना जाएगा 7, ठीक है। तो इस 7 की जगह लिख देंगे 5 + 2 ब्रैकेट में। अब इस x के अंदर कर देंगे गुणा अगली लाइन में, तो ये हो जाएगा 5x, फिर हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा। अब बाहर जो चिन्ह लग रहा है प्लस का लग रहा है, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये कर दिया। अब पहले वाले 2 नंबर में से देखेंगे आपको कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन जो है आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी x आ रहा है बस, तो x कॉमन ले लेंगे। और इधर से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी इस वाले समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, √2 का x² प्लस के 5x प्लस के ये जो 2 है लिखा हुआ, इसे √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, प्लस 5 √2 का बराबर 0। अब वहाँ पे से देखोगे, यानी किसी भी संख्या को जैसे 3 को लिखना हो तो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, 2 की जगह हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ऐसे। तो अब हम देख पा रहे हैं √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बच गया ये √2x, यहाँ से क्या बचेगा 5, ये और ये ऑलवेज सेम आने चाहिए, यदि सेम नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, एरर हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये सेम आ गए, तो अब हमने ये जो सेम आ रहा है ये ले लिया कॉमन, कॉमन आ गया, ये आ गया कॉमन, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस के √2 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इन दोनों की गुणा जो है, इनकी और इनकी गुणा 0 है, इसका मतलब ये है या तो ये 0 है या ये 0 है, तो इन दोनों को 0 के बराबर हमने रख दिया, रखा तो यहाँ से x का मान आ गया, ये 5 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x यहाँ ये चला जाएगा बटे में, तो x का मान आ गया ये, यहाँ से करेंगे तो x का मान आ गया ये, ठीक है। ये दोनों मान आ गए, दोनों मान आने के बाद हमें x के मान ज्ञात करने थे, इसके मूल ज्ञात करने थे, दोनों आ गए दोनों, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, बस एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है √2 नीचे ना दे रखा हो, तो उसमें क्या कर देंगे, √2 का परिमेयकरण कर देंगे, √2 ऊपर लिखेंगे √2 नीचे, तो नीचे तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, √2 की गुणा करेंगे तो, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है। यही दोनों इसका आंसर हो जाएंगे, तो ये भी लिख दो, ये भी लिख दो तो भी सही है, या ये लिख दो, ये लिख दो तो भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा देखेंगे और दूसरे तरीके से, लेकिन इस तरीके से देखेंगे तो ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या, किसी भी दो द्विघात समीकरण के मूल हमने मान लिया अल्फा बीटा हैं, ठीक है, तो उसके जो मूल हैं अल्फा बीटा, तो उस अल्फा बीटा को इसमें द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे, तो ए का मान √2, बी का मान 7, सी का मान 5√2, तुलना करने के बाद तो हमने यहाँ से मूलों का योग निकाला, जो मूल माने हमने ये अल्फा बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, इसे ऐसे भी लिख देंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ऐसे भी लिखते हैं इसे। तो -b/a, -b का मान कितना 7, a का मान कितना √2 लिख दिया, ये आएगा मूलों का योग। मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a, c कितना है 5√2, a कितना है √2, लिख दिया, √2 से √2 कट जाएगा, ये 5 बचेगा, ये आएगा। मूलों का योग भी आएगा, गुणनफल भी आएगा, तो एक फॉर्मूला होता है ये वाला, इसे याद कर लेंगे, जैसे a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab, या तो इस रूप में याद कर लो इसे या इस रूप में, ठीक है। तो हमने इस रूप में याद कर रखा है, ये इस रूप में हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू मान लो, ठीक है। तो मूलों का योग जो हमने निकाला वो कितना था, ये वाला था, -7/√2 रख देंगे इसमें, -7/√2 का स्क्वायर -4, गुणनफल कितना आया था हमारा 5, रख दिया। तो अब 7 का वर्ग करेंगे 49, √2 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 2, √2 का स्क्वायर का मतलब है √2 गुणा √2, कितना जाएगा 2, तो ये आएगा 2, अभी 5 चौक 20, तो एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, 2 की गुणा इधर हो जाएगी 40 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिख देंगे। तो कितना जाएगा 9/2, 9/2 इसका स्क्वायर आया, जब इधर लगा देंगे तो इस पर रूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 9 किसका वर्ग हो 3 का और √2, ठीक है, ये आ जाएगा 3/√3, ये आया मूलों का अंतर, ये आएगी अल्फा माइनस बीटा का मान। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा माइनस बीटा भी है, तो इन दोनों समीकरण को सोल्व कर लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये भी, ये हमारा निकाला ये पहले था, ठीक है। इन्हें जब मूलों को जोड़ेंगे इन दोनों समीकरण को, तो प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिख देंगे, मैं पहले प्लस वाला लिख दिया मैंने, फिर माइनस वाला लिख दिया। √2 तो क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या है, तो -4/√2 बचेगा,
2 से इसे काटूंगा तो माइनस के √2 बचेगा। अब 2 को हम पता √2 लिख सकें, 1 √2 कट जाएगा तो √2 आएगा। ये आएगा अल्फ़ा का मान 1 आएगा। दूसरा मान निकालने के लिए आपको किसी भी एक समीकरण में पुट कर दो, या इस वाली में समीकरण में पुट कर दो या इस वाली में। तो हमने इसमें पुट कर दिया, अल्फ़ा का मान रख दिया, बीटा का मान निकालना। तो इसे राइट साइड में ले जाएंगे, इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करके आपका ये आ जाएगा। इसका परिमेयकरण कर देंगे तो ये आ जाएगा। दोनों मान आपके आ गए। तो यहाँ आपको कोई से भी तरीके से जो उनसे सही लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज ABC जिसमें जो एक की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि जो कोण है आपके ये दोनों बराबर हैं। ADC बराबर है BAC के। सिद्ध करना हमें ये CA² बराबर CB गुणा CD, ठीक है। त्रिभुज आपका ABC लिखा हुआ है, ये ABC है और BC पर जो आपका ये जो D पॉइंट है इस प्रकार है कि जो आपके जो दो कोण हैं वो इक्वल हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला है ADC, यानी कि ये वाला कोण बराबर है BAC के। BA और C यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना है ये, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इन दो त्रिभुज में लिखते हैं। त्रिभुज ABC और ADC में ABC तो बड़ा वाला त्रिभुज है ये, ठीक है, और ADC छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला। इन दोनों को मैंने अलग अलग बना भी लिया, आप भी बना लेना अलग अलग। ABC को लिख लिया, ADC को लिख लिया। अब जो जो इसमें बराबर है वो लिखते चले जाएंगे, जिससे ये दोनों त्रिभुज हम क्या करेंगे, या तो समरूप बनेंगे या सर्वांगसम। तो ठीक है, देखते हैं। अब हमें दे रखा था एक ये चीज़ तो हमें दे रखी है तो उसे लिखेंगे। हमें दे रखा था कोण जो है आपका BAC बराबर है BAC, यानी ये वाला कोण BAC बराबर है ADC के। ये वाला बराबर हो गया। तो इस पर मैंने एक लाइन खींची है, ये वाली, ये तो दिया है। अब इसमें एक कोण और बराबर है, जो एक कोण आपका C है ये वाला, ये दोनों में कॉमन आ गया है। ABC वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ADC वाले त्रिभुज में भी कॉमन आ रहा है। तो दोनों में उभयनिष्ठ कोण है ये देखो, यहाँ से ACB और इधर से ACD, दोनों में कॉमन आ गया। इसमें मैंने दो लाइन खींच दी, ठीक है। ये उभयनिष्ठ कोण है। दो कोण, यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो त्रिभुज जो है आपका समरूप हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक इसका बराबर आएगा। अब दो कोण बराबर हो गए, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक बराबर आएगा। तो उसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूपता की कोण एंगल कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADC के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं दो त्रिभुज, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर। तो संगत भुजाएं कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ संगत भुजाएं का अनुपात हमें लेकर आना, ये CA और CB CD ये आने चाहिए। तो CA को शामिल करना है इसमें, पहले संगत भुजा लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने जैसे सही है लिखी CA, तो CA जो है उस कोण के सामने की भुजा, जहाँ मैंने एक भी लाइन नहीं लिखी है, इस कोण के सामने की भुजा। तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी उस कोण के सामने की भुजा बनेगी जहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई मैंने कोण की लाइन नहीं बनाई, तो इसके सामने वाली भुजा CA, तो ऐसी इसके सामने वाली भुजा CD बन जाएगी, बटे में लिख देंगे। तो CA बटे CD। दूसरा हमें CB भी शामिल करना था, इसमें CB लाना था, तो इधर से CB उसके कोण के सिंगल वाली जो लाइन है उसके सामने की भुजा है, तो इधर भी सिंगल वाले के सामने क्या हो जाएगी, CA आ जाएगी। तो CB बटे CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CA की गुणा करेंगे, CA का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर कर देंगे CD की गुणा, CB इंटू CD आ जाएगा। तो CA का स्क्वायर बराबर CD, यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घ। क्वेश्चन है आपका, एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, ठीक है। सिद्ध कीजिए ये AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। आपको एक चतुर्भुज किसी वृत्त के परिगत खींचा गया, यानी बाहर, तो ये वृत्त हो गया, इसके बाहर एक चतुर्भुज आपका बना हुआ है, ये
जो इसकी स्पर्श करता हुआ जा रहा है, ये दिया गया है चित्र आपका, ठीक है। और ये हमें सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको एक ये वाला रूल पता होगा, यदि कोई वृत्त होता है और किसी बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं दो, तो ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वो वही रूल चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपके जो बिंदु हैं वो मान लेते हैं हम यहाँ पे P Q R S, ये इसके क्या हैं, ए बी का जो स्पर्श बिंदु है वो P है, बी सी का स्पर्श बिंदु Q है, सी डी का स्पर्श बिंदु R है, और ए डी का स्पर्श बिंदु जो है यहाँ पे वो क्या है, S है। तो हम लिखेंगे माना बिंदु P Q R S चतुर्भुज की भुजा क्रम से ए बी बी सी सी डी व ए डी के स्पर्श बिंदु हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिंदु P और S पहले लिखेंगे हम, P और S, P और S, P जो है ए बी का और S जो है ए डी का स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है तो इस वाले उसमें देखेंगे, देखो ये इसका स्पर्श बिंदु बाहर से, तो आपकी इसमें जो है आपका ये वाली भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो बराबर लिख देंगे। तो इधर देखो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना है, ए बी, ए बी तब आएगा जब ए पी आवे प्लस बी पी आवे, पी बी, ठीक है, तब ए बी बनेगा। तो इसे हमें ए पी को लेफ्ट साइड में लिख कर चलेंगे। तो हमने लिखा ए पी बराबर होगा ए एस के, ए पी बराबर होगा ए एस के, ठीक है, लिख दिया, ये लिख दिया, समीकरण नंबर 1 लिख दिया इसे। अब फिर लिखेंगे बिंदु P और Q क्रम से, बिंदु P और Q जो है ये ए बी का और ये बी सी का स्पर्श बिंदु है, तो अब ये बराबर ये लिख देंगे, ठीक है, बी पी या पी बी बराबर बी क्यू, तो पी बी बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू, दोनों लिख दिए। अब फिर इसी प्रकार हम तीसरा भी लिखेंगे, तो बिंदु जो Q है, बिंदु Q और R, बिंदु Q बी सी का और बिंदु R सी डी का स्पर्श बिंदु है। देखो लेफ्ट साइड में ए बी बन जाएगा जो मैंने लिखा अभी, पहले ए पी भी आएगी और पी बी भी आएगी। अब हमने लिखा इस बिंदु और इस बिंदु के बारे में चल लिया है, तो अब हम लिखेंगे क्या, ये बिंदु Q और R क्रम से बी सी और सी डी के क्या हैं, स्पर्श बिंदु हैं, Q और R, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से आर सी बराबर क्यू सी, आर सी ये वाली, आर सी बराबर क्यू सी, क्योंकि हमें जो लेफ़्ट साइड है वो सी डी लाना है, सी डी लाना तो इसे लेफ़्ट साइड में रखना पड़ेगा, इधर वाली जो भी भुजाएं बनेंगी उन्हें लेफ़्ट साइड रखेंगे क्योंकि सी डी हमें लेफ़्ट साइड में लाना। तो आर सी या सी आर भी लिख सकते थे इसे, आर सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी। इसी प्रकार जब इस वाले दो को लेंगे हम तो इसे लेफ़्ट साइड में रख देंगे, लिख लेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो आर डी बराबर डी एस, आर डी बराबर डी एस लिख देंगे, ऐसे लिख दिया जो भी, तो समीकरण डाल दी इनकी अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरण को जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इधर से ए पी पी बी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस आर डी ये आ जाएगा, इधर से आ जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस ये आ जाएगा, ये लिख दिया, इधर लेफ्ट साइड ये लिख दी, राइट हैंड साइड में ये लिख दी। अब जो ए पी और बी पी ने एक साथ लिख दिया और जो आर सी और आर डी ने एक साथ, ए एस और डी एस को एक साथ लिख दिया हमने, ए एस और डी एस को एक साथ लिखा हमने, चित्र से देख लो, ए एस ये है और डी एस ये है, तो इन्हें एक साथ ही लिखेंगे जब भी तो ये ए डी बनेगा, ये ए एस और डी एस को एक साथ लिख दिया और बी क्यू और क्यू सी को। तो यहाँ से देखो ये तो बन गया आपका कितना, ए पी प्लस बी पी ए बी बनेगा, आर सी प्लस आर डी सी डी बनेगा, ए एस प्लस डी एस सी डी बनेगा, बी क्यू और क्यू सी बी सी बन जाएगा। यही हमारा सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमें सिद्ध करना सिद्ध हो चुका है ये, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन आपका है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य हमारा ये दे रखा है 28.5, ये माध्य बोल दो, माध्यक या बोल दो इसे माध्यिका, ठीक है। एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है, यदि एन का मान कितना है 60 है, ये हमें ज्ञात करना है, और एन दे रखा है, ये स्मॉल एन भी कह दें इसे, कैपिटल एन भी, इसे समीशन एफ भी कह देंगे, ठीक है। समीशन एफ में कितना 60 है, यानी कि ये है, इसका मतलब सभी बारंबारताओं का योग है ये, ठीक है। तो इस टेबल को इस प्रकार बनाएंगे, पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे सी आई बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता सी एफ। तो 0 से 10 में कितनी है बारंबारता 5, फिर 10 से 20 में कितनी है x, फिर 20 से 30 में कितनी है 20, 20 से 30 में कितनी 20। इसी प्रकार हमने सब लिख दिए, लिख दी। लिखने के बाद हम निकालेंगे अब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं,
इसे 5 को ऐसे लिखेंगे, पहली बार तो 5 को ऐसे लिख दिया, फिर 5 में x जोड़ कर लिखेंगे तो 5 + x। अब इसमें 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, 25 + x, 25 + x में आप 15 ऐड करेंगे तो 40 + x हो जाएगा। अब 40 + x में y ऐड करेंगे तो 40 + xy आ जाएगा, और इसमें जब 5 ऐड करेंगे तो 45 + xy आ जाएगा, x + y। और ये जो लास्ट वाला टर्म आया है यही हमारा सभी बारंबारताओं का योग भी है, ठीक है, यही आएगा इन सबको जोड़ने के बाद। लिख दिया। लिखने के बाद अब हमें जो दे रखा था, इन्होंने सभी बारंबारताओं का योग हमें दिया था 60, और इस सवाल के अनुसार आया ये, इन सबको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा जो लास्ट वाला टर्म था ये, ठीक है। यानी ये भी n का मान, ये वाला भी n का मान है, जो 60 है वो भी n का मान है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो दोनों को इक्वल कर देंगे इन्हें, तो यहाँ से 45 इधर ले जाएंगे, घटा देंगे, तो x + y बराबर 15 आ जाएगा, एक समीकरण हो जाएगी। दूसरा इन्होंने माध्यिका में दे रखी है, अभी इधर से हम एक ये जो n दे रखा है सभी बारंबारताओं का योग n, उसके बाद निकालेंगे n/2 का मान, n/2 करते हैं, आधा निकालते हैं, आधा निकाला आया 30। अब 30 से ठीक बड़ा मान संचयी बारंबारता में ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, 5 है छोटा, 5 + x है छोटा, 25 + x छोटा, यानी कि ये बड़ा हो सकता है। अगले नंबर जो है 40 + x है, यानी ये तो 40 से भी बहुत ऊपर जा रहा है, हमें तो ठीक उससे बड़ा मान देखना, 30 से ठीक बड़ा, जैसे कि 31 भी आ सकता है। तो 25 में कुछ जोड़ रहे हैं हम, तो हो सकता है ये 30 से बड़ा आवे, हो 30 से बड़ा आ सकता है नंबर, क्योंकि हमें x नहीं पता है, लेकिन ये वाला नंबर तो पक्का पता है, ये तो 30 से बड़ा आएगा क्योंकि 40 में जुड़ रहा है x। लेकिन जो यहाँ है यहाँ पे भी तो बड़ा आ सकता है, 30 से ठीक बड़ा मान तो यहाँ भी हो सकता है, 25 में जुड़ जाना है, तो हम इस वाले को लेकर चलेंगे। ये जो हम मान के चल रहे हैं ये जो है 30 से बड़ा नंबर है, तो जब ये 30 से बड़ा तो इसके ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, माध्यिका वर्ग कहेंगे इसे, माध्यिका वर्ग, ठीक है, ये माध्यिका वर्ग हो जाएगी, तो लिख देंगे माध्यिका वर्ग, ये लिख दिया। इसमें जो पहला वाला मान होता है ये L1 कहते हैं इसे, दूसरा वाला जो होता है इसे L2 कहते हैं। तो H जो होगा वर्ग अंतराल, तो L2 - L1, यानी 30 में से 20 घटा देंगे, कितना जाएगा 10 आ जाएगा, H आएगा। अब इसकी हमें निकालनी थी माध्यिका, माध्यिका तो हमें दे रखी है, लेकिन एक्स वाई का मान ज्ञात करना हमें, तो फॉर्मूला यूज करेंगे माध्यिका का, कौन सा है ये, L1 + n/2 + -CF/F गुणा H। तो ये तो हमें दे रखी है 28.5, L1 कितना आ गया था 20, n/2 हमने निकाल लिया था 30 आ गया था, CF अब हमें ये लिखने पड़ेंगे, ये कहाँ से आएंगे, तो CF और F हमने जो निकाला था, ये वाला मान ठीक 30 से बड़ा आया था, इसमें ये तो माध्यिका वर्ग बना था, तो इसके सामने वाली जो ये संगत बारंबारता है 20, तो ये तो हो जाएगी तुम्हारी F, और संचयी बारंबारता में ये हो जाएगी CF, इससे ऊपर वाला मान, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा तुम्हारा CF, ठीक है। तो ये वाले वैल्यू जो है वहाँ पुट कर देंगे, तो CF यहाँ पे CF लिख कर 5 + x ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, 0 से 0 काट देंगे, H का मान तो 10 है, F का मान 20 है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये चिन्ह बदल देगा, माइनस का ये भी माइनस का, 30 में से 5 घटाएंगे 25 - x, ये 28.5 है, 20 को जो लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 28.5 में से 20 घटा देंगे तो ऊपर वाले बच जाएंगे ये बस 8.5, 2 की गुणा कर देंगे तिरछी, तो 8 का दुगना 16 और आधे का दुगना 1, तो गुणा करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा, 8.5 का दुगना 17। जब गुणा कर लो 1 से पहले पॉइंट लगा दो दाईं तरफ से, 1 के बाद। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे, यहाँ से x को तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 17 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 25 में से 17 घटा देंगे कितना जाएगा 8, x का मान 8 आ गया। ये x का मान जो है, जो हमारी पहली वाली समीकरण थी हमारी, ये इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y को इसे घटा देंगे 7 आ जाएगा, x का मान 8, y का मान 7, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका छठा क्वेश्चन भी देखेंगे, करने इसमें 5 ही आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक की छूट रहेगी, ठीक है। किसी कारण 12 खराब पेन जो है आपके 132 अच्छे पेनों में मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, तो इस मिश्रण में से एक पेन रैंडमली यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें खराब पेन कितने 12, अच्छे पेन कितने 132, टोटल कितने हो जाएंगे 144। तो एक अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो एक अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता
ठीक है। तो कुल अच्छे कितने पेन है वो लिखेंगे, बटे में कुल पेनों की संख्या लिखेंगे, ऊपर कुल अच्छे पेनों की संख्या लिखेंगे। अच्छे पेन कितने हमारे पास 132, कुल पेन कितने 144, काट देंगे। 2 4 से काट, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छम 24। तो ये आ जाए 3 से काट दें, 3 ही कम 3 ही कम 3 ही कम 3 दूनी, ये आ जाएगा 11/12, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11/12 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर अगला वाला ये। अब यहाँ से जो है 6 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो इन 6 में क्या है, इन कोई भी पहले 2 क्वेश्चन होंगे, इनमें से एक करना होगा। अगला क्वेश्चन आएगा, उनमें से भी 2 में से कोई एक करने होंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक भिन्न है आपकी 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न हमें ज्ञात करनी है। माना जो वह भिन्न जो है x/y है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला, इसमें अंश x हो जाएगा, y अंश और हर y। ठीक है, तब प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है आपकी, फर्स्ट कंडीशन, उस एक भिन्न क्या होगी 1/3 होगी, लेकिन कब हुई है, जब अंश में से 1 घटाया जाता है। x में से 1 घटा के लिख देंगे। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x - 3 बराबर y को इधर लेफ्ट साइड लेंगे, माइनस को जाएगा राइट, इसे 3 को इधर ले जाएंगे, 3 प्लस का हो जाएगा। तो पहली समीकरण आ गई है। दूसरी शर्त क्या है, सेकंड कंडीशन, आपके हर में 8 जोड़ दिया जा रहा है, तो 1/4 के बराबर होगी ये, 1/4 के बराबर होगी जब हर y में 8 ऐड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा y + 8, y को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये दूसरी समीकरण आ गई। इस दूसरी समीकरण आ गई, इन दोनों को अब सोल्व करना है, किसी भी तरीके से सोल्व कर दो आप। तो विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं। इसमें जो हम देख पा रहे हैं कि y का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पे भी -1 है, वहाँ भी, तो दोनों बराबर है, तो घटा देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का था तुम्हारा 3x, तो माइनस कर दिया इसे, ये माइनस का था तो इसे प्लस कर दिया, ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1x बचेगा, इधर 8 में से 3 घटाएंगे 5, x का मान तो आएगा। अब ये x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो x का मान जो है हम इस वाले समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में, इसमें रख देंगे x का मान। तो x की जगह 5 लेंगे, 5 तिया 15, तो 15 y को ले जाएंगे दाईं तरफ, प्लस हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 12, 15 में से 3 घटाएंगे 12, तो y का मान कितना 12। तो अभीष्ट भिन्न जो आ जाएगी हमारे पास, भिन्न थी हमारी x/y, x का मान 5 और y का मान 12 रख देंगे, ये इसका भिन्न आ जाएगी, अभीष्ट भिन्न। ठीक है, अब इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो ये है, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, तो मैं इसे करके बताता हूँ। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की सामान्य चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। माना विमान की जो सामान्य चाल है वो हमने मान ली v1 है। चाल सामान्य चाल जो है वो क्या मान ली हमने, चाल को v से डिनोट कर दें, तो यहाँ पर लिख दिया चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बढ़ी हुई चाल है उसे v2 के नाम से लिख दिया हमने। और चाल कितनी बढ़ गई थी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और बढ़ा दी हमने, तो पहले ये थी, अब इसमें 250 और ऐड कर दिया, तो x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो दूरी है वो तो 1500 डिस्टेंस किलोमीटर ही है, दूरी तो यही है d। ठीक है, अब देखते हैं जब विमान सामान्य चाल से चलता है तो उसे कितना समय लगता है। ठीक है, जब विमान जो आपका सामान्य चाल से चल रहा है, चाल क्या थी x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी थी 1500 किलोमीटर, समय हमने मान लिया t1 लग रहा है उसे, तो समय बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो समय इधर आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी 1500, चाल कितनी x, तो t1 आएगा समय, जो पहली जब सामान्य चाल से चलता है तो सब इतना समय लग रहा है, इतने घंटे, 1500 किलोमीटर था ना ये। ठीक है, तो इतने घंटे आ जाएगा आवर। जब विमान जो है आपका सामान्य चाल से 250 किलोमीटर की चाल बढ़ा देता है, तब जब उसने विमान ने स्पीड बढ़ा दी 250 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो उसकी चाल जो होगी अब x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, दूरी सेम ही है, और जो समय है वो हो जाएगा दूरी बटे चाल से 1500 बटे x + 250। ठीक है, अब उन्होंने इसमें बताया है सवाल में कि वो एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चल रहा है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं, जब उसने यहाँ पर देखो, जब वो 1500 किलोमीटर की दूरी को जब x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो उसे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, जब वो स्पीड बढ़ा देगा तो उसे कम समय लगेगा, तो उसे यहाँ पर कम समय लगेगा।
तो समय में अंतर कितना था, 30 मिनट का था। यहाँ पर 30 मिनट की देरी जो है वही तो अंतर है, 30 मिनट का समय है, यानी 30 मिनट यानी आधे घंटे का अंतर चल रहा है। तो ये ज़्यादा बड़ा समय है, तो इस T1 में से T2 को घटा के लिख देंगे विमान 30 मिनट की देरी से चल रहा है, यानी समय का जो अंतर है वो 30 मिनट यानी आधा घंटा है। तो समय जो लग रहा था पहले ज़्यादा लग रहा है, T1 बड़ा है, T1 वैल्यू बड़ी है बट T2 से, तो स्पीड जब बढ़ा दी तो समय कम लगेगा। तो T1 माइनस T2 बराबर आधा घंटा, 1/2 आवर, 30 मिनट यानी 1/2 आवर, 1/2 आवर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया T1 की वैल्यू लिख दी है, T2 की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब इससे सोल्व करना तो एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से x, यहाँ से ये दोनों आ जाएंगे, इससे इसे काटेंगे तो x कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी गुणा कर देंगे 1500 की इससे। जब इससे में से इसे भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, x से इसकी गुणा हो जाएगी 1500 की, ये आ गई बराबर, ये इसकी कर देंगे अंदर गुणा करने के बाद ये आएगा 1500x प्लस का, ये 1500x माइनस का कट जाएगा, इन दोनों की कर लेंगे गुणा, ये आ जाएगी, नीचे ऐसे लिख दिया गुणा करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर, दुगुणा करने के बाद ये आएगा, इधर ही आएगा, तो ये इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये वाली समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण को सोल्व करना हमें, यानी इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो ये आवे और घटाने पर कितना आना चाहिए, 250। तो हम इसे देखो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 750 गुणा 1000 के रूप में, 750 गुणा 1000 यही आएगा। तुम ध्यान से देखो, इनका जो अंतर है वो 250 ही आ रहा, इन दोनों का अंतर कितना है, 250, यही फैक्टर हो गए इसके। तो 250 की जगह लिख देंगे 1000 माइनस 750, लिख दिया, अंदर गुणा कर देंगे, ये आ गया। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा बस, लिख दिया जो बच गया। यहाँ से क्या जाएगा, 750 कॉमन आ जाएगा, 750 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचेगा, और ये आ जाएगा प्लस का माइनस का 750 है ना, यहाँ से बचेगा 1000। अब ये दोनों तो कॉमन आ जाएंगे, ये तो सेम है, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से x बचेगा, यहाँ लिख दिया, यहाँ से माइनस का 750। इन दोनों की गुणा जो है 0 है, या तो ये 0 होगा या ये, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x का मान कितना जाएगा, माइनस के 1000, यहाँ से x का मान कितना जाएगा, ये प्लस का 750। तो जो विमान की जो स्पीड है वो चाल जो है ऋणात्मक में तो नहीं होने की है, तो ये वाला तो नहीं होगा पॉसिबल। तो विमान की जो सामान्य चाल है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, विमान की सामान्य चाल थी x का मान कितना 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे ये। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना था, दो में से क्वेश्चन है अगला। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने जो है समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से उस बिंदु की बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी तो सड़क होगी, यानी मान लो सड़क ये होगी 80 मीटर चौड़ी, ये 2 खंभे लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, दोनों की ऊंचाई सेम है, इसकी h मान ली हमने, इसकी भी h। ठीक है, ये बीच में बिंदु है कोई b, उसकी पहले वाले मान लो ये खंभे से तो शिखर को मिला रहे हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना है 60, और दूसरे वाले खंभे से मिला रहे हैं तो कितना उन्नयन कोण है 30। ठीक है, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी, सड़क कितनी चौड़ी थी 80 मीटर। तो हमने इस वाले को तो मान लिया x, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, 80 में से x घटा देंगे, 80 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक आएगा समझ में। दोनों खंभों की ऊंचाई h मान ली, तो ये तो h हो गई। ठीक है, सड़क की चौड़ाई थी कितनी 80, तो AC बराबर 80, इसे हमने मान लिया, इसे x मान लिया, इसे 80 माइनस x हो जाएगा ये। अब इसके बाद इस पहले वाले त्रिभुज में देखते हैं हम, पहले वाले त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार जो होता है tan होता है, तो tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज EAB में tan 60 बराबर लंब बटे आधार AE बटे AB, AE बटे AB, यानी h बटे x आ जाएगा, h बटे x लंब बटे आधार से। तो यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की, तो h ये आ जाएगा। ठीक है, सही से समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। अब हम त्रिभुज BCD में, ये वाले त्रिभुज में, इसमें tan 30 लगा देंगे, तो लंब बटे आधार से tan 30 बराबर लंब बटे आधार h बटे 80 माइनस x। अब tan 30 का जो मान होता है 1 बटे √3 होता है, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 80 माइनस x की इधर h की इधर कर दी, ये आ गया, यहाँ आ गया ये।
अब यहाँ पर आ गए, आने के बाद अब जो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम क्या है मान रखेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो ये देखो x का मान निकाल लिया मैंने, x का मान, x इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और इसे इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x का मान ये आ गया तुम्हारे पास। अब समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ये वाला x का मान इसमें रख देंगे, रखेंगे तो h का मान आ जाएगा। जैसे ही हमने रखा x की जगह तो 80 माइनस ये रखेंगे, अब इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 80 अंडर रूट 3, 80 रूट 3 और इसकी इससे करेंगे गुणा, रूट 3 की रूट 3 से करेंगे 3 आ जाएगा वो, तो 3h बराबर h वाला टर्म इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1h और 3h मिलकर 4h, 4 से काट देंगे, 4 से 4 दूनी 20 रूट 3 आ जाएगा h का मान, भाग दे देंगे जब यहाँ पर तो 20 रूट 3 ये आ गया h। अब ये h का मान उस किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, h का मान यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, तो रखा जैसे हमने h की जगह, ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें h की जगह लिख दे ये, तो इससे योग कट जाएगा तो 20 आ जाएगा x का मान 20 आ गया, ठीक है। अब x का मान आ गया अभी तो ये आया x का मान, तो ये 20 ही निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। ए बी कितना था x तो 20 मीटर, बी सी कितना था 80 माइनस x, तो ये करेंगे 60 मीटर, और जो खंभों की ऊंचाई है वो कितनी है 20 रूट 3 मीटर। सब आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका अथवा वाला ये है क्वेश्चन है आपका ये, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भवन है, चित्र बना रखा है, ये तो हो गया तुम्हारा भवन 20 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है, ये h ऊंचाई मान ली इसकी हमने, ठीक है। तो इनके जो शिखर के उन्नयन कोण है किसी बिंदु से, एक तो है भवन का ऊंचाई भवन का जो उन्नयन कोण है 45 हो जाएगा, और जो मीनार का उन्नयन कोण है वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। तो पहले इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, इस वाले में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC में, तो लंब बटे आधार लगा देंगे, लंब बटे आधार tan होता है, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार BC बटे AB, BC कितना है 20 और AB हमें निकालना है यहाँ से, क्रॉस tan 45 का मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB बराबर 20 आ जाएगा, यानी ये वाला B कितना आएगा 20 आ गया, ठीक है। अब लगा देंगे बड़े वाले त्रिभुज में, ये वाले में ABD में, ABD अब कोण 60 हो गया तो tan ही लगाएंगे लंब बटे आधार से, tan 60 बराबर लंब बटे आधार से BD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक BD बटे AB तो हम निकाल चुके हैं 20 आएगा, AB की जगह लिख देंगे, और BD को लिख देंगे BC प्लस CD यानी 20 प्लस H, और जो 20 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी तो 20 रूट 3 आ जाएगा, और जो BC आपका वो BC है तो 20 लिख देंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे घटा देंगे, 20 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बचेगा, यानी ये H का मान आएगा तुम्हारा। ऊंचाई भी आ गई, मीनार की ऊंचाई यही है तुम्हारी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट को 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 2 में से 1 करना कोई, पहले इसे देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खोखला बेलन एक खिलौना बनाया गया है। यहाँ से ये काट के अर्धगोले के रूप में दोनों तरफ से एक खिलौना बनाया गया है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बेलन की हो या अर्धगोले की सेम ही है, ठीक है। तो अब इसके जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है यहाँ जो बेलन है तुम्हारा जो बच गया शेष, उसका वक्रपृष्ठ बेलन का, और जो खोद के निकाल दिया जो यहाँ पर एक वो बन गया एक अर्धगोला, उन दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया 2 गुणा एक अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो 2πr/h होता है, और 2 गुणा एक अर्धगोले का क्या होता है πr², 2πr², r तो दोनों का सेम ही है, ठीक है।
अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ये 4πr² होगा, यानी कि ये अर्धगोला और ये वाला अर्धगोला मिलकर एक अर्धगोला एक क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो उस गोले का वक्रपृष्ठ आएगा ये, समझ गए। यहाँ से कॉमन ले लो, जो कॉमन आ जाएगा तो 2πr कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा h और 2 से भाग देंगे 2 बचेगा, 1r बचेगा, 2r। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10, 2 गुणा r का मान 3.5। सोल्व करेंगे इसे, 3.5 का दुगुना करेंगे तो 7 आ जाएगा 2 से गुणा करके, और यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 आएगा ये। अब यहाँ पे सोल्व करके ये दोनों कितना हो गया, 10 और 7 17। इसे सोल्व कर देंगे, काट देंगे सब कुछ, तो क्या क्या काट दिया हमने, 7 से काट दिया, 7 पंजे 35। ठीक है, अब ये इन सब की कर लो गुणा, काट दो इसे भी, 2 से काटेंगे 22, 2 से काटेंगे 5, 5 से 5 कट जाएगा ये, तो 22 गुणा 17 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 374। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो वो वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, यानी शंकु के अर्धगोले के ऊपर जो है शंकु है। ठीक है, शंकु और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है, यानी इनकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, शंकु व अर्धगोले की जो त्रिज्या समान है, तो दोनों की त्रिज्याएं तो होगी 3 सेंटीमीटर, और ठोस की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ठोस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई। तो उसमें से यदि मैं शंकु की ऊंचाई निकालना चाहूँगा तो नीचे जो है ये भी इसकी जो गहराई है वो त्रिज्या ही है, तो उसे माइनस कर देंगे। टोटल में से 6 में से इस त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो h आ जाएगा। तो ये आ जाएगा शंकु की ऊंचाई 6 - r करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी ऊंचाई। अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करना हमें, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन मतलब इस शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। टोटल गोले का हो 4/3 πr³, अर्धगोला हो जाएगा 2/3। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 भी कॉमन आएगा नीचे बटे में, पाई कॉमन आ गया और r² कॉमन आ गया। तो यहाँ से बच गया तुम्हारा h, और यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 2 बचेगा, 1 r बचेगा। इनकी वैल्यू पुट कर दी, पाई का मान मत रखो। तो r का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, h का मान 3 था 3, और r का मान 3 है, 3 रख दिया, 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा ये। तो और ये हो जाएगा कितना, 3 से 1 3 कट जाएगा, 3 पाई, ये 9 है, तो 9 × 27 पाई आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब लिख दो या घन सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर था ये, यानी कि ये कंप्लीट पूरा पेपर सोल्व हो चुका है। यहाँ तक आपका लास्ट क्वेश्चन था ये 6 नंबर का सवाल था ये भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया है आपको, ये क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवाया है आपको, ये वाला, ये क्वेश्चन पेपर ये वाला सोल्व हो गया है कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन सेट पेपर हो गया पूरा कंप्लीट यहाँ पर। अगली बार जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी सेट 2 की बना दूंगा। 2025 में क्वेश्चन आया क्वेश्चन पेपर की, ये 2025 का पहला सेट है इसका। आपका अगली बार सेट नंबर 2 की बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन पेपर्स के साथ। ओके, बाय।